Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of November 2023. 29 नवंबर 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे और शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स जो हैं, इससे पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग फ्रेंड्स एज वेल। लाइक ज़रूर करिएगा, उसको भूलिएगा नहीं, है ना। तो सबसे पहली बात तो खुशखबरी है जो कि हमने देखी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, जो टनल में 41 लोग फंसे हुए थे। कल शाम को उनको सकुशल निकाल लिया गया। तो दैट्स द फर्स्ट गुड थिंग दैट हैज़ हैपेंड। और ये टनल का नाम जरूर याद रखना, सिलकयारा जो टनल है एंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक जो बॉडी काम कर रही थी वो थी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए काम कर रही थी। तो थोड़ा सा हम एनडीएमए के बारे में जानते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी जब मैं बॉडी बोलता हूँ तो वो बॉडी कहलाती है कि ऐसी बॉडी जो एक किसी एक्ट के माध्यम से बनाई गई हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते, एक्ट के माध्यम से बनाई गई तो एक हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे। दैट इज़ द थिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई एक्ट होगा तो एक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जिसके तहत इसको बनाया गया है, ठीक है ना। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 27 सितंबर 2006 को, ठीक है। 2006 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसमें जो मेन हेड होता है एनडीएमए, यानी कि जो नेशनल लेवल पे जो बॉडी एनडीएमए, उसका जो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। चेयरपर्सन जो उसका होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है चेयरपर्सन। 9 और मेंबर भी होते हैं और एक उन्हीं में से एक मेंबर्स फिर वाइस चेयरपर्सन कहलाता है, ठीक है ना। एंड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये है टू मैनेज द डिजास्टर एंड ऑब्वियसली बात है स्टेट गवर्नमेंट्स को हेल्प करना, पॉलिसी बनाना, प्लान से अप्रूव करना, डिजास्टर मैनेजमेंट के सारी चीज़ें इसका काम बेसिकली रहता है। अच्छा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उसने बड़े ही अच्छे से सारे लेवल पे कौन सी बॉडीज़ होंगी उसके बारे में बताया। जैसे नेशनल लेवल पे एनडीएमए हो गया, स्टेट लेवल पे एसडीएमए जिसको हम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, उसको हेड करता है चीफ मिनिस्टर आपका। और सबसे नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीएमए, और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है आपको उसको हेड करता है, ठीक है ना। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और जैसा कि मैंने बताया सबके लेवल पे चेयरपर्सन कौन है ये भी आपको याद रखना है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का सारा मैंने आपको बता दिया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। सिलकयारा टनल का ज़रूर याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ आर्टिकल है ये। आगे मूव करते हैं। बैन ऑन BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल व्हीकल लिफ्टेड एज एयर क्वालिटी इंप्रूव्स इन एनसीआर। तो अब एनसीआर यानी कि जो नेशनल कैपिटल रीजन है वहाँ की एयर क्वालिटी थोड़ा ठीक हुई है, तो जो बैन लगा दिया गया था BS3 पेट्रोल व्हीकल्स और BS4 डीजल व्हीकल्स पे वो हटा दिया गया है। अब ये बैन क्यों लगाया जाता है? ये बैन लगाया जाता है GRAP के अंतर्गत। याद रखिएगा GRAP क्या है? GRAP है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। क्या होता है? GRAP ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड क्यों? क्योंकि अलग अलग स्टेज में अलग अलग वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता है कि भैया एयर क्वालिटी कितनी चल रही है, और उस एयर क्वालिटी के बेसिस में बोला जाता है कि भैया अभी सीवियर एयर क्वालिटी है, अभी मॉडरेटिंग एयर क्वालिटी है, वेरी सीवियर एयर क्वालिटी है। तो जैसे जैसे आपकी एयर क्वालिटी खराब होती जाएगी वैसे वैसे स्टेप्स और तगड़े होते जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि सेंटर की जो बॉडी है जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए बनाई गई वो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM। इसका नाम जरूर याद रखना, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसने यही इन्वोक करता है GRAP के अलग अलग स्टेजेस को। तो अभी रिसेंटली स्टेज 3 इन्वोक कर दिया गया था जिसमें बहुत सारे कंट्रोल्स लगाए जाते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। इसमें कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हॉल्ट ऑन नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन वर्क, स्टोन क्रशिंग, माइनिंग, ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं, है ना। प्रोहिबिशन ऑन ऑपरेशन ऑफ BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल फोर व्हीलर्स। तो ये चीज़ जो है वो स्टेज 3 में किया जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा NCR रीजन जो है दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर ये सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपका स्टेज 4 भी होता है। जैसे इस महीने में ही पहले स्टेज 4 भी लगा था जहाँ पे स्कूल्स एंड कॉलेजेस को भी बंद कर दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ तो बंद होती ही होती हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी बंद हो जाते हैं, एंड ट्रक्स जो होते हैं उनकी एंट्री बंद कर दी जाती है। तो ये स्टेज 4 होता है GRAP का। अब यहाँ पे देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसमें 8 मतलब पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको मेजर किया जाता है। आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि कमेंट सेक्शन में बताएं कौन से 8 पॉल्यूटेंट्स हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के, और 12 कौन से हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स के, है ना। 8 एयर क्वालिटी में है, एम्बिएंट एयर क्वालिटी में 12 हैं। दोनों के नाम बताइए।
अब एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 0 से 50 के बीच में है तो ये अच्छा माना जाता है, 50 से 100 है तो सेटिस्फैक्ट्री है, 101 से 200 है तो मॉडरेट है, 201 से 300 है तो पुअर, 300 से 400 है तो वेरी पुअर, एंड 401 से 450 है तो सीवियर, एंड 450 से भी अगर ज़्यादा है तो सीवियर प्लस। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनके बेसिस पे ये स्टेजेस जो हैं वो शुरू किया जाता है, लगाया जाना, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, वी कैन ईजिली मूव फ्रॉम दिस पेज। यहाँ पे ऐसी कोई खास न्यूज़ आइटम मुझे नहीं लग रही है। ओके, सो वी कैन मूव एंड कम टू दिस एडिटोरियल पेज। जो पहला एडिटोरियल है और दूसरा एडिटोरियल, मतलब कि मैं आपको टिक करके बताता हूँ कौन कौन से हैं। अगर आज का आपने पेपर देखा तो टाइम फॉर एक्शन हो गया और अनपैकिंग द दुबई क्लाइमेट मीटिंग, ये दोनों ही सेम एक तरीके से आर्टिकल हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग है और दोनों ही COP28 के रिगार्डिंग है। COP28 कहाँ होने वाला है? दिसंबर में शुरू होगा, ये इस बार दुबई में होने वाला है, ठीक है ना। पहले तो ये फैक्चुअल चीज़ें आपको याद रखनी है, याद रखिएगा। COP किसके अंतर्गत होता है? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि UNFCCC के अंतर्गत ये कन्वेंशन किया जाता है। 28th एनुअल मीटिंग है ये जो कि की जाएगी, ठीक है ना। अब दोनों में ही लिखा गया है कि जो इस बार मेजर फोकस रहेगा वो दो चीज़ों पे रहेगा। दो चीज़ें कौन कौन सी होंगी? पहला तो चीज़ जो है वो है मतलब फेयर जो फाइनेंशियल कंडीशन है, फेयर फाइनेंशियल कंडीशन, लिख लो आप लोग, फेयर फाइनेंशियल कंडीशन, वो पहला टारगेट रहेगा। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जो कंट्रीज डेवलप्ड हो चुकी हैं, अब जैसे USA ने फ़ायदा उठा लिया, चाइना ने फ़ायदा उठा लिया, यूरोप ने फ़ायदा उठा लिया, और जब इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की बात नहीं थी तब उन्होंने क्या किया? खूब सारा पोल्यूशन कर करके डेवलपमेंट हासिल कर लिया। अब इसका भुगतान कौन कर रहा है? भुगतान तो सारी कंट्रीज कर रही हैं। अब आप क्या बोल रहे हो? आप दूसरी कंट्रीज को बोल रहे हो कि आप डेवलपमेंट मत करो, आप फॉसिल फ्यूल का यूज़ करना बंद कर दो, ये सारी चीज़ें आप बोल रहे हो। लेकिन आप इन कंट्रीज को ये नहीं बोल रहे कि वो पैसे दें, वो इनकी मदद करें, तब जाकर के तो डेवलपिंग कंट्रीज या गरीब कंट्रीज कर पाएंगी। सो द फर्स्ट इशू जो कि उठाया जाएगा COP28 का मेन मुद्दा है वो है फाइनेंशियल, बेसिकली फेयर फाइनेंशियल सिचुएशन, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉस एंड डेवलपमेंट फंड। जो LND फंड है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉस एंड डेवलपमेंट फंड, ठीक है ना। लॉस एंड डैमेज फंड, सॉरी, लॉस एंड डैमेज फंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो लिखा भी है लॉस एंड डैमेज फंड में अभी जाके तो एग्रीमेंट हुआ है, बहुत पहले, मतलब ये लड़ाई बहुत पहले से चल रही है, 2012-13 के आसपास की ये लड़ाई है, लेकिन अब जाकर के यहाँ पे लॉस एंड डैमेज फंड को अप्रूवल मिला है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, अगर आप COP19 2013 में जब हुई थी तो फॉर्मल एग्रीमेंट जो 19th COP थी ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वॉर्सो पोलैंड में हुई थी 2013 में, वहाँ पे स्टैब्लिशमेंट हुआ था LND फंड का। एंड दिस फंड वाज स्पेसिफिकली क्रिएटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू इकोनॉमिकली डेवलपिंग नेशंस दैट वर इनकरिंग लॉसेज एंड डैमेजेस ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। मतलब ऐसे डेवलपिंग नेशन जिनको यहाँ क्लाइमेट चेंज के कारण लॉस हो रहा है, उनके लिए बनाया गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अलग से उससे पैसा डालेंगे लॉस एंड डैमेज फंड में, ताकि इनको कंपनसेट किया जा सके। कंपनसेटरी मैकेनिज्म था, ठीक है ना। सिर्फ COP25 जब आया, सैंटियागो नेटवर्क एंड LND वर एस्टैब्लिश्ड एट COP25, फॉर्मली इनको एस्टैब्लिश किया गया COP25 में, है ना। एंड फिर COP26 जो हुआ उसमें ग्लासगो समिट था, वहाँ पे भी कंटिन्यूस डिस्कशन चला कि भैया किस तरीके से फंड ऑपरेशनलाइज होगा। फिर COP27 हुआ 2022 में, वहाँ पे भी काफ़ी इंटेंस निगोसिएशंस हुए और LND फंड के बारे में सारे उन्होंने बोला कि भैया मेंबर स्टेट ने एग्री किया कि हाँ ये बनना चाहिए। तो अब अगर देखें तो COP 2013 में जब हुआ था तब से लेकर के पूरा 2022 तक, ये 9-10 साल की प्रोसेस के बाद ये बना है। तो अब इसमें पैसे आए और इसमें मदद वाकई हो पाए, तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरा ऑथर ने बताया कि तरीके से नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, कनाडा, हवाई में वाइल्ड फायर आपने देखे होंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बहुत सारा ड्रॉट, यानी कि जो आपका सोमालिया, एरित्रिया, जिबूटी वाली कंट्रीज़ हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिनको हम बोलते हैं, वहाँ पे ड्रॉट कंडीशन है। तो ये सब क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट हैं। प्रोलॉन्ग्ड जो आपका एलिनो ईयर्स आते जा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका। अब ऑथर ने वही कहा कि पहले इशू ही हो गया। दूसरा जो इशू ऑथर ने कहा है कि उठाया जाएगा वो है ग्लोबल स्टॉक टेक, यानी GST। ग्लोबल स्टॉक टेक, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं है, ग्लोबल स्टॉक टेक है। पेरिस डील जब की गई थी 2015 में, तो ये कहा गया था कि ग्लोबल स्टॉक टेक होगा, हर 5 साल में रिवीजन किया जाएगा कि कौन सी कंट्री कितना टारगेट रखा था और कितना टारगेट पूरा कर पाया है। तो ऑथर का यहाँ पे इस आर्टिकल में ये कहना है कि जो ग्लोबल स्टॉक टेक होगा उसमें ये चीज़ें ज़रूर ध्यान दी जाएँ कि जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लो टारगेट्स ना सेट करें। जैसे मान लो कि अपनी कंट्री अपने साइज़ के हिसाब से टारगेट सेट करे, अपने लेवल ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से टारगेट सेट करे।
है ना, और जो टारगेट रहे वो 1.5 डिग्री से या 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर करने की लाइन में, मतलब एक अच्छा एफर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाम के लिए आपने अपने टारगेट्स नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस बना रखे हैं और वो चीज़ आप कर रहे हैं। तो दैट इज द सेकंड थिंग दैट इज हैज़ बिन रेज। तीसरा ऑथर ने कहा कि जो क्वेश्चन उठेगा वो है ऑन द फेजिंग डाउन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो इसमें तो हालांकि कई कंट्रीज जो है एग्री नहीं करेंगी फॉसिल फ्यूल को पूरी तरीके से कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस है जब तक हमारे पास अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ मतलब अल्टरनेटिव मीन्स नहीं होते एनर्जी के। दूसरी चीज़, जब तक हम भी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ डेवलपमेंट में नहीं पहुंचते हैं तो हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करना डायरेक्टली बंद नहीं कर सकते। इसीलिए इंडिया ने 2070 रखा है टारगेट कि हम कार्बन न्यूट्रल 2070 में होंगे। कई कंट्रीज हालांकि खुश नहीं है हमसे 2070 तक का टारगेट देख करके, लेकिन दैट इज़ व्हाट आर बिलीफ इज़ कि हम वहाँ तक जा करके डेवलप हो सकते हैं। तो दीज आर द 2 आर्टिकल जो कि मैंने आपको बताया जो इशूज़ थे वो आपने डिस्कस किए। आगे मूव करते हैं। तीसरा जो एडिटोरियल हम देखेंगे वो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में। ऑथर ने कहा कि अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ने एक सजेशन दिया कि एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाई जाए और उससे क्या है, जुडिशरी को हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, नए ब्राइट यंगस्टर्स को ला सकते हैं और मेरिट बेस्ड प्रोसेस से हम उनको चुन सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। बट ऑथर ने यहाँ पे ये किया कि देखो हो सकता है जो आप सोच रहे हैं वो सही भी हो जाए, बट एक्चुअली में जो कंसेंसस है अलग अलग हाई कोर्ट्स का, सुप्रीम कोर्ट से बात करके वो ये पता चला है कि केवल 2 ही हाई कोर्ट हैं जो फेवर में है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल 2 ही कोर्ट्स थे जिन्होंने एग्री किया इस सिस्टम के लिए, और बाकी कोर्ट्स ने कहा कि जो प्रेजेंट सिस्टम है रिक्रूटमेंट का, जैसे आपने देखा होगा स्टेट पीसीएस के थ्रू जो सिविल जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी। तो ये उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा बेटर सिस्टम है, ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड सिस्टम है ना। एंड दूसरा ये कि इसमें चूँकि हर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट करती है तो लोकल प्रैक्टिसेस और कंडीशंस जो हैं उनके तहत उनको सेलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे देखो लाइन लिखी है, अनलाइक द सिविल सर्विस जजेस आर नॉट assisted by an experienced lower bureaucracy in decision making। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट जो कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के अगेंस्ट जाता है। क्या कि जैसे मतलब अगर आप सिविल सर्वेंट हैं, मतलब जैसे सपोज करो आप आईएएस ऑफिसर हो या फिर आप एसपी हो, इस तरीके के ऑफिसर हो, तो होता क्या है कि वहाँ पे आपकी जो असिस्टेंट होते हैं, जो आपके पास लोअर स्टाफ होता है, वो भी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस से आता है, वो भी एक्सपीरियंसड होता है। बट यहाँ पे जजेस के केस में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे लोअर जुडिशरी को जो असिस्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस्ड लोअर ब्यूरोक्रेसी नहीं रहती है डिसीजन मेकिंग में। एंड बहुत अच्छा फाइलिंग सिस्टम, जैसे नॉर्मल अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाओगे या पुलिस डिपार्टमेंट जाओगे तो प्रॉपर फाइलिंग सिस्टम की नीचे से फाइल ऊपर आती है, ऊपर से नीचे आती है, तो उसमें बहुत सारे लोगों के मत और बहुत सारे लोगों के व्यूज़ आपको मिल जाते हैं, तो आपको डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी हो जाती है। बट ऐसा केस जजेस के केस में नहीं है, इसलिए भी एक रीज़न है कि क्यों अवॉइड करना चाहिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को, ये एक आर्ग्यूमेंट है। आर्टिकल 312 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एज अमेंडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। हालांकि अगर आप आर्टिकल 312 पढ़ेंगे तो उसमें 42वें अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, उसके अंतर्गत इट प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एंड इट रिक्वायर्स अ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द राज्यसभा। मतलब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन जब देगी उसके बाद ही ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज आ सकती है, और वो जो रेजोल्यूशन देगी राज्यसभा वो 2/3 मेजोरिटी से पास होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखो ऑथर ने ये भी कहा है कि जो लीगल एजुकेशन है हमारी कंट्री का वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब किसी स्टेट में तो बहुत अच्छा है, प्रॉपर लीगल एजुकेशन सिस्टम है, किसी स्टेट में इतना अच्छा नहीं है। प्लस कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जैसे नेशनल जो लॉ कॉलेजेस हैं, नेशनल एनएलयूज़ हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वहाँ पे एजुकेशन का स्तर अलग है और बाकी जगहों पे अलग है जो नॉर्मल कहीं से करके आते हैं। इस कारण से भी ऑथर ने कहा कि जो जुडिशरी है उसमें एकेडमिक एजुकेशन से ज़्यादा जो मतलब एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो ये भी ऑथर ने रीज़न दिया कि क्यों हमारे यहाँ डायरेक्टली ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के थ्रू नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक तो एकेडमिक एजुकेशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, दूसरा जजेस जो हैं वो बनते कैसे, वो बनते एक्सपीरियंस से हैं, ना कि अपने एकेडमिक ब्रिलियंस के कारण। तो ये रीज़न, ये भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रीज़न है जो कि दिया गया। तो ये आर्गूमेंट्स आप लिख सकते हैं। प्लस एक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट है कि जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस एलिवेट होते हैं हाई कोर्ट्स में फ्रॉम द बार, वो ज़्यादा बड़ा नंबर है, ठीक है ना। तो बार से लोग जैसे एडवोकेट्स के थ्रू, बार काउंसिल में जो रजिस्टर्ड हैं उनके थ्रू जो हाई कोर्ट में जजेस जाते हैं वो ज़्यादा बड़ा नंबर है रादर देन की डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू। तो ये भी एक रीज़न है कि क्यों हमारा नेशनल जुडिशियल सर्विसेज को आप इतना अट्रैक्टिव नहीं है वो कैरियर वाइज। तो ये कुछ रीजनिंग थी जो दी गई थी इस आर्टिकल में। आई होप आपको तीनों एडिटोरियल समझ में आ गए होंगे। आगे मूव करते हैं हम बाकी की न्यूज़ आइटम्स में।
इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है द नीड टू डिस्क्लोज द पॉलिटिकल डोनेशंस। अब क्या ज़रूरत है पॉलिटिकल डोनेशंस को रिवील करने की? तो ऑथर ने देखो सबसे पहले बात जो मुद्दा उठाया सीधे सीधे लिख लेना कि आजकल जो टाइम चल रहा है वो एक चल रहा है जो मनी पावर है, मनी का पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है इन द इलेक्शन प्रोसेस। एंड इस कारण से एक तो दो चीज़ें इस कारण से मतलब हावी हो रही हैं। पहली तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है ना, क्रिमिनल्स जो बड़े बड़े बाहुबली लोग हैं जो पैसा इकट्ठा करके इस तरह से, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है। तो ये पहला आप एक इशू लिख लीजिएगा, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। और दूसरा जो इशू है वो है क्रॉनी कैपिटलिज्म। क्रॉनी कैपिटलिज्म का क्या मतलब होता है कि जब एक नेक्सस बना लेते हैं पॉलिटिशियंस और कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन जैसे हैं, कई बार लोग बोलते हैं ना, नाम लेते रहते हैं अलग अलग बिजनेसमैन का, तो उस तरीके का जो क्रॉनी कैपिटलिज्म है वो भी। तो दो इश्यूज आ जाते हैं, एक क्या इशू है, एक मुद्दा है अपने पास क्रॉनी कैपिटलिज्म का, दूसरा मुद्दा है अपने पास क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का, ठीक है ना। तो ये दोनों से ही बचने के लिए ऑथर ने एक सजेशन ये दिया है कि भैया जो पॉलिटिकल डोनेशंस हैं वो आप रिवील करें, वो मतलब हिडन ना रहे, ये सारी चीज़ें हैं, आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में चेंजेस करो। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सबसे पहले तो बंद करो, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एनोनिमिटी प्रोवाइड करते हैं, वो बताते नहीं कि कौन डोनेशन कितना कर रहा है। एंड ऑथर ने कहा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद के तो सारे डोनेशंस रिवील होने चाहिए, किसने किए हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी को किए हैं, है ना। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस एक कैपिंग होनी चाहिए। तो मैंने 3-4 चीज़ें आपको बताई, जो इश्यूज बताए वो आपने लिख लिए। दूसरा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं, एक तो एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद रिवील होनी चाहिए, और दूसरा ये कि मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड्स बंद होने चाहिए। प्लस एक चीज़ ये कि एक कैपिंग होनी चाहिए कि कितना मैक्सिमम डोनेशन कोई कर सकता है। ऐसा नहीं, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, अगर आपने देखा होगा तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में जो एक मतलब जो कंपनीज एक्ट के थ्रू जो मतलब उसके ऊपर वो लगी थी कि 7.5%, 7.5% के आसपास ही आप नेट प्रॉफिट का दे सकते हैं डोनेशन के रूप में, वो कैप हटा दी, है ना। तो इस तरीके से कैप आप उसके ऊपर रखें और एक पर्टिकुलर अमाउंट ही आप डोनेट कर सकते हैं, ये एक प्रोविजन होना चाहिए। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। नाउ इसके अलावा ऑथर ने 2-3 कंट्रीज़ का एग्जाम्पल भी दिया है जिन्होंने पॉलिटिकल डोनेशंस को मतलब कौन कितना कर रहा है उसके बारे में बताया। तो जैसे कि पहला है 1910 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इनैक्ट किया था पब्लिसिटी एक्ट, लिख लीजिएगा। ये कभी कई अगर आपको मेंस में आंसर राइटिंग करनी हो तो वहाँ पे भी आप एग्जाम्पल के स्टडीज ग्रुप में डाल सकते हैं। 1910 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इनैक्ट किया था द पब्लिसिटी एक्ट। एंड दिस पब्लिसिटी एक्ट नॉट ओनली मेड ऑल द फंडिंग्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स टू बी डिस्क्लोज, इट ऑल्सो इम्पोज लिमिट्स ऑन द पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। मतलब कि एक तो आपको डिस्क्लोज करनी है कि कितनी पॉलिटिकल फंडिंग मतलब किसने किसको किया, प्लस एक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस के ऊपर एक लिमिट भी इम्पोज कर दी, है ना। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग विच वाज देयर। दूसरा ऑथर ने एग्जांपल दिया 2014 में यूरोपियन यूनियन ने इनैक्ट किया था रेगुलेशन ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट एंड ऑफ द काउंसिल ऑन द फंडिंग ऑफ यूरोपियन पॉलिटिकल पार्टीज एंड यूरोपियन पॉलिटिकल फाउंडेशन। तो 2014 में यूरोपियन काउंसिल ने भी यूरोपियन यूनियन ने भी इनैक्ट किया है, और इसमें रेगुलेशन के अंतर्गत लिमिट सेट की गई हैं कि कितनी डोनेशन हो सकती है एक पार्टी को, कितना एक पार्टी एक्सेप्ट कर सकती है एक डोनर से, इन सब के ऊपर लिमिट्स लगाए गए हैं, ठीक है ना। तीसरा जो है यूके का एग्जांपल ऑथर ने दिया। यूके में भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस एंड रेफरेंडम्स एक्ट 2000 चलता है, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस एंड रेफरेंडम्स एक्ट 2000, ठीक है ना। और इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं डोनेशंस में, लोन्स में पॉलिटिकल पार्टीज कितना ले सकती हैं, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो ऑथर ने यही कहा है कि देखो दो मेजर इश्यूज हमको समझ में आए। पहला तो है कि फंडिंग कौन कितनी कर रहा है, इसके ऊपर एक प्रॉपर वो होना चाहिए कि कौन कितनी फंडिंग कर रहा है, और दूसरा ये होना चाहिए कि लिमिट होनी चाहिए कि कौन कितनी फंडिंग कर सकता है, ठीक है ना। ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो फाइनली ऑथर ने यही कहा कि हमको एक सेपरेट लेजिस्लेशन की ज़रूरत है जो कि मैंडेट करे पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द डोनर्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज के डोनर्स को रिवील किया जाए कौन कितना कर रहा है, प्लस एक लिमिट सेट की जाए कि कौन कितना कर सकता है। देन ओनली जो आप बोल सकते हैं कि ये क्लैरिफिकेशन मतलब कि थोड़ा क्लीन हो सकती है पॉलिटिक्स। अगला टॉपिक है आरबीआईज लेटेस्ट मूव टू इंक्रीज द रिस्क वेट्स फॉर लेंडिंग। तो अब ऑथर ने ये कहा है कि जो मतलब अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स के, इन सब के, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया है बैंक्स को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है बैंक्स को एंड एनबीएफसीज को
टू रिजर्व मोर कैपिटल फॉर रिस्क वेट, मतलब अपने जो आपके पास टोटल कैपिटल है उसमें से ज़्यादा अमाउंट कैपिटल की आप रिस्क वेटेड कैपिटल के लिए रिजर्व करके रखिए, है ना। तो ये बोला था मैंडेटरी रिस्क वेट रिक्वायरमेंट जो है उसको इंक्रीज कर दिया गया है बाय 25 परसेंटेज पॉइंट्स। जो मैंडेटरी रिस्क वेट रिक्वायरमेंट है उसको कर दिया गया है बाय इंक्रीज बाय 25 परसेंटेज पॉइंट। अब ये कहाँ एप्लीकेबल रहेगा, ये एप्लीकेबल रहेगा अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड लेंडिंग टू एनबीएफसी। जो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स हैं, जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, जो लेंडिंग है एनबीएफसी को, वहाँ पे लागू रहेगा। उसमें आप जितना कैपिटल घुमा रहे हैं मतलब उसका 25% आपको अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मिटिगेट दैट रिस्क, ठीक है ना, मिटिगेट दैट रिस्क। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आरबीआई ने क्या प्रपोज किया है, द आइडिया इज टू एड्रेस द नोशन ऑफ क्रेडिट रिस्क। कुल मिलाकर के क्रेडिट रिस्क को दूर करने का आइडिया है। और क्रेडिट रिस्क कैसे दूर होगा, मतलब सपोज करो मैं एसबीआई हूँ, देखो रिस्क वेट होता क्या है, मैं एसबीआई हूँ। अब मेरे पास समझ लो चमन लाल करके कोई व्यक्ति आता है, चमन लाल करके आता है, जिसको मैंने बोला कि उसको लोन दिया। अब चमन लाल का मान लो ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है, तो अगर उसका रिकॉर्ड सही नहीं है तो एसबीआई लोन देते समय उसको जो लोन दे रहा हूँ, मान लो सपोज करो 100 रुपये लोन दे रहा हूँ ना, तो उसको लोन देते समय मैं उसमें एक रिस्क वेट डालूंगा। रिस्क वेट क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि चमन लाल का ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है, तो मुझे ज़्यादा रिस्क है कि पैसा वो डिफॉल्ट करेगा, तो ये इस लोन पे मैं एक रिस्क वेट डालूंगा। और अगर मान लो दूसरा लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है सपोज करो, तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल सिक्योर्ड एंटिटी है, तो उसका रिस्क वेट बिल्कुल कम होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। तो रिस्क वेट बेसिकली जब आप मतलब फॉल्ट करने का कितना प्रोबेबिलिटी है उसके बेसिस पे उसको असाइन करते हैं, आप उसको बोलते हैं कि कितना वो फॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी रखता है, उसको रिस्क वेट किया कहा जाता है। और आरबीआई यही चाहती है कि जो ये अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनमें आप रिस्क वेट की वैल्यू बढ़ा दें, और वो 25% बढ़ा दिया गया है, परसेंटेज पॉइंट्स। एंड प्राइमरी पर्पस ये कि जो क्रेडिट रिस्क हो रहा था अभी, वो क्रेडिट रिस्क कम करना चाहते हैं, वो उसको खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो आप लोगों से एक सवाल पूछा जाता है कि ये रिस्क वेट बढ़ाने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्रेडिट रिस्क जो है ऑब्वियसली बात है, अगर डिफॉल्ट होता है ऐसी कंडीशन में वो थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा, लेकिन इसके कुछ वैसे इम्पैक्ट भी हैं। अब सपोज करो मान लो बैंक पहले घुमा सकता था 100 रुपये लोन के रूप में, 100 रुपये लोन के रूप में घुमा सकता था, और 10 रुपये उसको रखना पड़ता, 10% सपोज करो उसको रखना पड़ता रिस्क वेट के रूप में। अब मान लो यही चीज़ मैं बढ़ा के 20% कर दूँ, तो अब वो 100% का 10% और मान लो हटा दो, 20% हटा दो, सपोज करो 20% बढ़ा दिया, तो 100 रुपये का 20% बढ़ा दोगे तो अब 20 रुपये और माइनस होगा। अब केवल बैंक 80 रुपये ही घुमा सकता है लोन के रूप में, और बाकी उसको रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा। तो इसका दिक्कत क्या होगा, दिक्कत ये होगा कि अब बैंक को जो प्रॉफिट मिल रहा था पहले, उस प्रॉफिट में कमी आएगी। और अगर प्रॉफिट में कमी नहीं चाहते हैं बैंक, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म में जो एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएंगे, और जब लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है जो हमको लोन मिल रहा है वो हमको महंगे दामों पे मिलेगा। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। हालांकि इसका फायदा ये होगा कि हमारी जो इंटरनेशनल रेटिंग्स हैं इन सब में, वहाँ पे हमको फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रिस्क वेट आपने बढ़ा दिया, डिफॉल्ट की कंडीशंस कम कर दी हैं, तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, बिल्कुल आप मेरे साथ आगे बढ़िए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे है राज्यसभा प्रिविलेजेस पैनल टू कॉल एमपीज टू प्रेजेंट देयर डिफेंस। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है जो अपोजिशन के एमपीज थे संजय सिंह एंड राघव चड्ढा, इसके अलावा डेरेक ओब्रायन तृणमूल कांग्रेस, उनके ऊपर एक मतलब प्रिविलेजेस पैनल रिपोर्ट चेक कर रही है, उसके लिए उनको बुलाया गया है। अब प्रिविलेजेस कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस होती क्या है, तो इस कमेटी में 15 मेंबर होते हैं लोकसभा में, और अगर राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी तो 10 मेंबर होते हैं। नॉमिनेट कौन करता है, नॉमिनेट इनको स्पीकर करता है लोकसभा के केस में, और चेयरमैन करता है राज्यसभा के केस में। राज्यसभा द डेप्यूटी चेयरमैन हेड्स द कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस। अगर राज्यसभा की बात करें तो डेप्यूटी चेयरपर्सन जो होता है वो हेड करता है कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस को। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपके लिए है, याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ये क्योंकि हम राज्यसभा की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन जो था वो मूव किया गया था 4 एमपीज़ के, मतलब 4 एमपीज़ ने किया था, मूव किया था इसको, और इसी की ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को ही देखने के लिए ये कमेटी काम कर रही है।
सत्यजीत रे अवार्ड गोज टू माइकल डगलस। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि माइकल डगलस जो हैं हॉलीवुड स्टार हैं, ही हैज़ रिसीव्ड दिस सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया चल रहा है गोवा में। एंड 10 दिन का ये फेस्टिवल है। इसमें सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, ये होता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड होता है, याद रखेगा। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो दिया गया वो एंडलेस बॉर्डर्स को दिया गया है। इसके अलावा दीपक कुमार मिश्रा को जिन्होंने डायरेक्ट किया था प्राइम वीडियो का शो पंचायत, उसको सबसे अच्छा OTT प्लेटफॉर्म का शो माना गया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, यहाँ तो मेरे साथ आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट पेज पे आते हैं, कोई अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो यस, गाज़ा, क्या गाज़ा एक इन्वायरमेंटल वॉर है? तो इसके लिए मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स दे सकता हूँ जो लिखे हुए हैं। गाज़ा में जो अटैक चला उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आप लिख सकते हैं, इन्वायरमेंटल वॉर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वाइट फॉस्फोरस का यूज़ करना बताया गया। तो पहला पॉइंट तो आप लिख लीजिएगा, वाइट फॉस्फोरस, एंड इट्स अ कंपाउंड whose use in densely populated areas violates the international humanitarian law as well। तो ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि भैया आपने वाइट फॉस्फोरस का यूज़ किया। दूसरा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है MK84 बॉम्ब्स जो हैं उनमें उनका यूज़ किया गया, दे आर फिल्ड विद ट्रिटोनाल सॉरी। तो लिख लो आप लोग, दूसरा जो यहाँ पॉइंट है वो है कि ट्रिटोनाल का यूज़ किया गया बॉम्ब्स में, MK84 बॉम्ब्स में, एंड अ मिक्स ऑफ ट्रिटोनाल क्या होता है, 1 पार्ट एल्यूमिनियम एंड 3 पार्ट्स ट्राई नाइट्रोटाउलिन या TNT जिसको बोलते हैं। तो एक पार्ट उसमें एल्यूमिनियम होता है और 3 पार्ट उसमें ट्राई नाइट्रोटाउलिन TNT होता है। तो ये बेसिकली जब डेटोनेट होता है या फटता है तो ये सॉइल को, वाटर को, एयर को, सबको एक्सपोज करता है अपने पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस से। इसके अलावा ये जो केमिकल कंपोनेंट्स है बॉम्ब्स के, ये भी सॉइल एब्जॉर्ब कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि पॉल्यूट कर रही है। इसके अलावा ऑथर ने और एग्जांपल्स दिए, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या क्या एग्जांपल है। एक एग्जांपल यहाँ पे टॉक्सिक रबल का एग्जांपल दिया, जो वहाँ पे मलबा है पूरा, वो पूरा टॉक्सिक हो चुका है। तो टॉक्सिक रबल इज़ अनदर एग्जांपल जो कि एयर को पॉल्यूट करता जा रहा है। देन ऑथर ने कहा है कि इसराइल के ऑक्यूपेशन के पहले जो पैलेस्टीन का लैंड था उसमें ग्रेप फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज, जाफा ऑरेंजेस, आलमंड्स, वाटरमेलन, एग प्लांट्स, बहुत सारी चीज़ें ग्रो की जाती थी, बहुत एरेबल लैंड था। लेकिन पैलेस्टीन के ऑक्यूपेशन के बाद इसराइल ने क्या किया है, जो फार्म लैंड्स हैं उनको भी ऑक्यूपाई कर लिया है, सेटलमेंट को स्प्रेड कर दिया है, बैरियर्स खड़े कर दिए हैं, फेंसेस बना के रख दिया है, और इस कारण से जो पैलेस्टीनियंस हैं वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं लैंड को और वहाँ पे कुछ ग्रो नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ही है। इसके अलावा रिपोर्ट्स आई कि हर्बिसाइडल वॉरफेयर भी गाज़ा में चालू किया इसराइल ने, वहाँ पे एक बफर जोन बनाने के लिए, उसमें थिन स्ट्रिप ऑफ लैंड विच सेपरेट्स द गाज़ा फ्रॉम इटसेल्फ। तो वहाँ पे ये फॉरेंसिक लैब्स ने रिपोर्ट दी कि वहाँ पे भैया बहुत सारे ऐसे क्रॉप किलिंग हर्बिसाइड्स का यूज़ किया गया है, एरियल स्प्रेइंग कर दी जाती है कई बार, उनके पूरे के पूरे एरेबल लैंड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो हर्बिसाइडल वॉरफेयर भी एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करता है वहाँ के लैंड के ऊपर। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। आपको समझ में आया होगा, आप लिख सकते हैं कि क्या गाज़ा का वॉर एक इन्वायरमेंटल वॉर है अथवा नहीं। दैट इज इट। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।